शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं होमकार 24/7 और इस समय हम बदरपुर विधानसभा में हैं। हमारे साथ मौजूद है रघुवीर सिंह बिष्ट जी, जो कि दिल्ली प्रदेश पर्वतीय प्रकोष्ठ के जो है उपाध्यक्ष हैं और बदरपुर विधानसभा में इनका निवास है और वहाँ एक बहुत ही जुझारू नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। साथ ही भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अनेकों आरोप लगाती आ रही है। उन आरोप लगाने के पीछे क्या उद्देश्य, क्या आधार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, वो भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका होमकार 24/7 में। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के जो हमारे शहीद हुए हैं, सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उन सैनिकों के प्रति मैं खुद और देशवासियों से मैं यही निवेदन करता हूं कि इन सैनिकों को जो है, इनके प्रति हमें भी थोड़ा सा बुरा लगा है जो इन सैनिकों के साथ हुआ है और चीन ने जो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है, ये करना नहीं चाहिए था। उन्होंने तो हमारे पीठ में ऐसे लगता है जैसे छुरी भोंकी हो। सर, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सभी लोग देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किसी न किसी कारण से जो है जुबानी हमला कर रहे हैं, किसी न किसी तरह, चाहे अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था को लेके हो या जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके आंकड़ों को लेके हो। तो बहुत सारे आरोप आप लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। आखिर क्या आधार है आपका इन आरोपों के पीछे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे अस्पतालों में जो है, अस्पतालों की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, बेड की पूरी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आप लोग आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को, जब से दिल्ली में चुनाव हुआ है, बिल्कुल उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है दिल्ली की जनता को। पहले भी हम इस बात को कह चुके हैं। आज कोरोना जैसी स्थिति दिल्ली में हुई है और पूरे देश में हुआ है। पहले दिल्ली में सबसे कम स्थिति थी, लेकिन आज पूरे भारत में दूसरे नंबर पे दिल्ली चल रहा है और दिल्ली के बहुत बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को एक ऐसा प्रदेश बना दूंगा कि जैसे स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि स्विट्ज़रलैंड तो उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने बेहाल दिल्ली का कर दिया है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले वो केंद्र सरकार के पास गया था कि मेरे से दिल्ली नहीं संभलेगी, आप मेरी मदद कीजिए। और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने उनको आश्वासन दिया है। आज अमित शाह जी पूरे दिल्ली में लगे हुए हैं। आज दिल्ली की जितने स्थिति से दिल्ली में बढ़ रहा था वो अब आराम हो गया है, क्योंकि वो थोड़ा स्लो हो गया है। माननीय गृह मंत्री जी जब से दिल्ली को संभाल रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली के हॉस्पिटलों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टेक कर लिया है। और अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक हॉस्पिटल में वीडियो आई थी उस हॉस्पिटल की, उस हॉस्पिटल में जो है डेड बॉडियाँ 180 डेड बॉडियाँ सड़ रही थी और यहाँ तक कि उनको जलाने तक भी लोग जाने नहीं दे रहे थे। ये स्थिति थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की हालत को बदतर कर दिया है। वो सीएम के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसने जनता को बेवकूफ़ बनाया है और वो जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। और आज हमारे गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से कमान संभाल लिया है। अब देखना, आपकी दिल्ली में घर घर जाके डॉक्टर जा रहे हैं और कोरोना चेक कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते थे, पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास अगर 30,000 मामले भी दिल्ली के अंदर होंगे तो हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हमारे पे जो बेड हैं अस्पतालों में, प्रॉपर तरीके से हैं। उसके बावजूद भी आप लोग उन पर आरोप लगाते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि 30,000 बेड दिल्ली के अंदर है। आपको
दिख रहा है, सारे दिल्ली वालों को दिख रहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में पेशेंट जा रहे हैं वो बिल्कुल भी पेशेंटों को नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई यहाँ बेड है ही नहीं। पेशेंट दिन भर कभी किसी हॉस्पिटल में जाता, कभी किसी हॉस्पिटल में जाता, कभी किसी हॉस्पिटल में जाता है और पेशेंट की आखिर में डेथ हो जाती है। ये हालत दिल्ली की है और ये दिल्ली के हॉस्पिटलों की है। आज जाके दिल्ली के हॉस्पिटलों की हालत सुधरी है और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने संभाला है तो दिल्ली के हॉस्पिटलों की हालत काफ़ी सुधर गई है। आज 70,000 बेड दिल्ली में माननीय गृह मंत्री जी ने तैयार कर दिए हैं और आज दिल्ली की जनता आराम से हॉस्पिटलों में जा रही है, आराम से एडमिट हो रही है, उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। पेट्रोल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने मोर्चा खोला, फिर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। आखिर क्या कारण है कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने के बावजूद पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं? आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन देश का प्रधानमंत्री था, उस टाइम 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच गया था और उस टाइम कांग्रेसियों ने कुछ नहीं कहा। सिलेंडर के दाम उस टाइम हज़ार रुपये तक पहुंच गया था, तब कांग्रेसियों ने कुछ नहीं कहा। आज कांग्रेसी 80 रुपये पेट्रोल क्या हो गया, कांग्रेसी तो बिदकने लग गए हैं, उनको परेशानी होने लग गई है क्योंकि उनको चोरी करने के लिए नहीं मिल रहा है। आज देश जिस तरह से चल रहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह आज देश को चला रहे हैं, उनको पता है एक एक चीज़ मुझे कैसे चलाने है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आप बता दीजिए ना, इतने देश में इतने लोग हैं, बता दीजिए कहाँ भूखमरी मर रही है? कहीं कोई भूखमरी नहीं है। प्रॉपर देश वालों को खाना मिल रहा है, राशन मिल रही है, प्रॉपर सब चीज़ देश वालों को मिल रही है और वो लोग खा रहे हैं। आज कोई भी जनता भूखी नहीं है। देश में बहुत बढ़िया हाल हैं देश के और माननीय मोदी जी इसी तरह देश को संभालते रहें तो हमारा देश चौमुखी विकास करेगा और एक दिन हमारा देश ऊंचाइयों को छू लेगा। राहुल गांधी जी लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी न किसी प्रकार से जो है निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो है ऐसा बयान उनकी तरफ से आया था कि जो हमारे वीर जवान थे उनको गलवान की घाटी पे निहत्था क्यों भेजा गया, कौन है जिम्मेदार। इसके बाद भी फिर और बयान, उनके बयानबाजी आते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को गलवान के बारे में कोई पता नहीं है, वो अपना गैस लगा रहे हैं और गैस के हिसाब से कह रहे हैं। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे जब सैनिक गए थे, सैनिक निहत्थे नहीं गए थे, वो सैनिक के साथ समझौता करना चाह रहे थे। उन्होंने भारत के सैनिकों को बुलाया था, भारत के जो है वहाँ पे सैनिक गए थे, वो समझौता करने के लिए प्रॉपर गए थे, इसलिए वो निहत्थे नहीं गए थे, उनको बस समझौता के लिए बुलाया गया था। और जैसे ही वो समझौता करने गए तो उन्होंने तुरंत हथियार चालू कर दिए, उनके ऊपर हाथापाई चालू कर दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही हमारे सैनिक हथियार लेके वहाँ पहुँच गए। तो सर, आने वाले समय में अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी आपके सामने है जिन्होंने 62 सीटें लेके आई है दिल्ली के अंदर अभी विधानसभा चुनाव में, तो आगे क्या रणनीतियां हैं, क्योंकि आपके सामने फिर एक बार फिर आम आदमी पार्टी आमने सामने है। देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल जैसे निकम्मे की सरकार है और तीनों निगमों में हमारी सरकार है। और इस बार भी निगम के चुनाव जब भी होंगे तो तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इस बार दिल्ली में भी हमारे एमसीडी में सरकार होगी, तीनों निगमों में सरकार होंगी। माननीय हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया इस बार दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं, वो जुझारू प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर तक जानते हैं कि कार्यकर्ता कौन काम करने वाला है और कौन काम नहीं करने वाला है। वो काम करने वालों को ही दायित्व देंगे और चापलूसी कार्यकर्ताओं को वो बिल्कुल अपने सामने नहीं रखेंगे, तो वो काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही दायित्व देंगे। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी आए हुए हैं। सर, बदरपुर विधानसभा की अगर बात कर ली जाए चलते चलते, तो समस्याएं बहुत हैं। एमसीडी में वहाँ के जो निगम पार्षद, 4 निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब विधायक जी भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और अब तो मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा हो गई है साउथ दिल्ली की।
तो बहुत से विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं, जैसे 6 लेन का हाईवे, मीठापुर पुल हो गया, मीठापुर गोल चक्कर हो गया, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आखिर क्या कारण है कि आपकी पार्टी के सारे नेता बदरपुर के हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा? आज आपको जैसे पता होगा कि देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, जिस महामारी की वजह से सारे जो विकास के काम हैं वो स्थिर पड़े हुए हैं। और आने वाले जैसे ही कोरोना देश में ख़त्म हो जाता है या कोरोना की स्थिति डाउन हो जाती है, तो देश में फिर से, हमारे बदरपुर में फिर से विकास का कार्य चालू हो जाएंगे। मैं पूर्ण आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि ज़रूर हमारे विधायक और हमारे निगम पार्षद जो हैं काम करेंगे। आज भी निगम पार्षदों को कोई भी फ़ोन करता है कि आपने उस गली में सैनिटाइज़ करना है, तो निगम पार्षद ज़रूर आदमियों को भेज देता है और सैनिटाइज़ कर देता है। आज भी ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन जो पार्कों का काम, रोड का काम, वो काम जो रुके हुए हैं वो अब कुछ ही दिन बाद चालू होने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि ज़रूर चालू हो जाएगा। आश्वासन भी देता हूं। गलवान की घाटी में जो झड़प हुई थी भारतीय सेना के बीच और चीनी सेना के बीच में, उसके बाद में देखा गया है कि देश के अंदर आक्रोश का माहौल है, गुस्सा में लोग नज़र आ रहे हैं, और जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने तो बहिष्कार भी किया है, और व्यापारियों ने भी जो चीनी सामान बेचने के लिए मनाही कर दी है। तो ऐसे में क्या संदेश आपका रहेगा? मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि चीनी आइटम को बिल्कुल भी खरीदने की कोशिश न करें, ताकि चीन कमज़ोर हो। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को बुरी तरह से स्थिर कर दिया था, नीचे ले आए थे, उनका सामान खरीदना बंद कर दिया था, उनके साथ व्यापार बंद कर दिया था, उनके साथ व्यवहार बंद कर दिया था, और पाकिस्तान की वो स्थिति हो गई थी कि वहाँ भुखमरी फैल गई थी। आज कुछ दिन बाद चाइना में भी वैसे होने वाला है, क्योंकि चाइना के ऐप बंद कर दिए हैं। 59 ऐप जो है माननीय केंद्र सरकार ने बंद कर दिए हैं। अब जो भी उनसे हमारा बिजनेस चल रहा होगी, जो भी हमारा व्यापार चल रहा होगा, वो सारा व्यापार उनसे बंद हो जाएगा, तो चाइना ऑटोमेटिक डाउन में आ जाएगा, क्योंकि हमारा व्यापार ही, हमारा देश ही चाइना को बहुत आगे ले गया था। सर, राहुल गांधी निरंतर प्रधानमंत्री पर जो है निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों आखिर कमी है, कोई कमी उनके अंदर? सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी न किसी तरह से निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में गलवान की घाटी को लेकर जो उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर जो है जुबानी हमला किया था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो ट्वीट किया था, जैसा कि राहुल गांधी एक बचकानी हरकतें करता है और एक अनजान की तरह बात करता है। राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि मुझे कहाँ, कौन सी जगह क्या बात करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी से क्या बात करेंगे उनको ये पता नहीं है कि मैं बात ही कर क्या रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। जबकि गलवान की घाटी में हमारे सैनिक गए जरूर थे, हमारे सैनिक समझौता के लिए गए थे, लेकिन समझौता में वो निहत्ते गए थे। निहत्ते जाने के बाद भी हमारे सैनिकों ने, जब उन्होंने पीछे से वार किया, तो हमारे सैनिकों ने उन पर ज़ोरदार हमला किया। जब उन्होंने वार किया, छुपके से पीछे से वार किया, तो हमारे सैनिकों ने भी ज़ोरदार हमला किया, और हमारे तो 20 सैनिक मारे गए, उनके कम से कम 40 से 45 सैनिक मारे गए। मैं राहुल गांधी को स्पेशली आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप 1993 और 1996 में जो हमारा पास हुआ था, जो समझौता हुआ था, उस समझौते के बारे में आप पढ़ लें और अच्छी तरह से उसका ज्ञान ले लें, तब आप कोई बात आगे बोलें। और राहुल गांधी को तो कांग्रेस पता नहीं राहुल गांधी को समझती क्या है, उसको बोलने का ढंग नहीं है। उनको पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको यही पता नहीं है कि मुझे कौन सी जगह में कौन सी भाषा बोलनी चाहिए या किस ढंग से बोलना चाहिए। आज कांग्रेस पीछे हुई है तो सिर्फ राहुल की वजह से हुई है, क्योंकि राहुल को बोलना नहीं आता। राहुल को ये पता नहीं है कि हमें बोलना क्या है। तो ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह बिष्ट जी, जो कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के जो हैं पर्वतीय प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के बदरपुर विधानसभा से नेता भी हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और इनसे हमने इनके विचार लिए दिल्ली सरकार के कामों को लेकर और मोदी सरकार की आने वाले समय में एमसीडी चुनाव में क्या नीतियाँ हैं,
तो उसको लेकर हमने इनसे चर्चा की, तो इनका यही कहना है कि जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से जो है दिल्ली के हालात जो हैं बद से बदतर हो चुके हैं। केजरीवाल ने कोरोना में जो है कोरोना काल में जो है दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बखूबी तरीके से अच्छी नहीं की, लेकिन जब से अमित शाह जी ने दिल्ली का चार्ज संभाला है, दिल्ली की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया है, तब से इनका मानना है कि दिल्ली में बेडों की कमी नहीं है, जो टेस्ट हैं वो भी कम कर दिए गए हैं और आने वाले समय में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें भी कमी आ सकती है। अब देखने वाली बात यह है आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना क्या रंग लेके आता है, कितने संक्रमितों की संख्या बढ़ती है या उसमें कुछ रोकथाम होगी, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए ओमकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।